हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। चैप्टर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। हम लड़के हैं या लड़की हैं, ये हमारे आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आइडेंटिटी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई आइडेंटिटी हो सकती है, जैसे एक व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह पहचाना जा सकता है। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do। हमारा बर्थ पे कंट्रोल नहीं है, या तो हम एज बॉयज पैदा होंगे या फिर एज गर्ल्स। उसके बाद हम जिस सोसाइटी में, समाज में रह रहे हैं, वो डिसाइड करती है कि गर्ल्स का बिहेवियर कैसा होगा, बॉयज का बिहेवियर कैसा होगा, बॉयज एंड गर्ल्स कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन कौन से काम नहीं कर सकते। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हम जहां बड़े होते हैं, जैसे समाज में बड़े होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हर जगह ऐसा ही होता होगा, हर जगह बॉयज एंड गर्ल्स को ऐसे ही सेट पैरामीटर्स में बिहेवियर करना पड़ता होगा। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन दी सेम वे। लेकिन क्या हर सोसाइटी में इस टाइप का सेट पैरामीटर होता है? क्या हर समाज में लड़कों और लड़कियों को उन्हीं सेट पैरामीटर्स में देखा जाता है? ऐसा नहीं है। मान लीजिए इंडिया में कोई रूरल एरिया है, वहां पे बॉय चाइल्ड को गर्ल चाइल्ड की तुलना में हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, लेकिन अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहां हो सकता है बॉय एंड गर्ल दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दी जाती हो। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women। हम उन डिफरेंट रोल्स को भी देखेंगे जो बचपन में बॉयज एंड गर्ल्स को दी जाती हैं, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे बड़े होके जब मेन एंड वुमेन बनेंगे तो उन्हीं रोल्स के बेसिस पे उनका बिहेवियर तैयार होगा। हम ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली। ज्यादातर समाज मेन एंड वुमेन को डिफरेंटली वैल्यू करती है, मतलब किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और किसी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन दी रोल्स मेन प्ले एंड द वर्क दे डू। महिलाएं जो रोल प्ले करती हैं डे टू डे लाइफ में,
और जो काम करती हैं उसमें उनको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है पुरुषों की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल, घरों में महिलाएं घर संभालती हैं, घर का सारा काम करती हैं, और पुरुष बाहर काम पे जाता है पैसा कमाने। तो ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि पुरुष ही सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, महिलाएं कुछ भी नहीं कर रही। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि काम के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष के बीच में इनइक्वालिटीज कैसे आती हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी इनइक्वालिटी है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का स्टीरियोटाइप चलता है। इन्हीं सबको एक एक करके पढ़ेंगे। इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। हमारा पहला टॉपिक है ग्रोइंग अप इन समोआ इन दी 1920s। 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। दी समोअन आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। समोअन आइलैंड पैसिफिक ओशन के साउदर्न पार्ट में छोटे छोटे आइलैंड्स का एक लार्ज ग्रुप है। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। इन दी 1920s, according to research reports on Samoan society, children did not go to school. 1920 की एक रिसर्च में यह पाया गया है कि समोअन सोसाइटी में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। समोअन समाज पर किए गए एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। They learned many things, such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. वे घर पे ही तरह तरह के काम सीखते थे। बच्चे बड़े बच्चों से और बड़ों से ये सीखते थे कि घर के काम कैसे किए जाते हैं और छोटे बच्चों का देखभाल कैसे किया जाता है। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन दी आइलैंड्स। समोअन आइलैंड में फिशिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस। जब बच्चे थोड़े बड़े होते थे तो बोट्स पे बैठ के दूर दूर जाते थे मछली पकड़ने। इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। बट दे लर्नड दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अलग अलग पॉइंट पे, मतलब अलग अलग एज में ये सब चीजें वे लोग सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। जब बच्चे चलना सीख जाते थे तो उनकी माताएं और दूसरे एडल्ट्स उनका ध्यान नहीं रखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. छोटे बच्चों का ध्यान उनसे बड़े बच्चे रखते थे, जिनकी खुद की उम्र 5 साल की होती थी। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंग सिबलिंग्स। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। बट बाई द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. समोअन आइलैंड पे लड़के जब 9 साल के हो जाते थे तो वे दूसरे बड़े बच्चों के साथ आउटडोर जॉब्स सीखने लग जाते थे, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना एक्सेट्रा। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स। गर्ल्स छोटे बच्चों का ध्यान रखती थी, एडल्ट्स जो काम बोलते थे वो करती थी, जब तक वे 13-14 साल की
नहीं हो जाती थी। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स, दे हैड मच मोर फ्रीडम। जब गर्ल्स 13-14 साल की हो जाती थी, टीनेजर्स हो जाती थी, फिर उन्हें फ्रीडम मिलती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantations, learned how to weave baskets. जब वे 14 साल से बड़ी हो जाती थी, तब वे फिशिंग ट्रिप्स पे जाती थी, कोकोनट प्लांटेशंस में भी काम करती थी, बास्केट्स बुनना सीखती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालिया बुनना सीखती थी। Cooking was done in special cooking houses, where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. खाना स्पेशल कुकिंग हाउस में पकाया जाता था, जहां पे लड़कों को मोस्ट ऑफ द काम करना पड़ता था, लड़कियां प्रिपरेशन में मदद करती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। हम लोगों ने समोअन आइलैंड के सिनारियो के बारे में पढ़ा। अब हम लोग मध्य प्रदेश के सिनारियो के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोइंग अप एज मेल इन मध्य प्रदेश इन दी 1960s। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में बड़ा होना पुरुष के रूप में। दी फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन दी 1960s। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। क्लास 6 के बाद इस टाउन में बॉयज और गर्ल्स अलग अलग स्कूल में जाते थे। मतलब बॉयज बॉयज स्कूल में पढ़ते थे और गर्ल्स गर्ल्स स्कूल में। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। The girls' school was designed very differently from the boys' school. गर्ल्स के स्कूल का डिजाइन बॉयज के स्कूल के डिजाइन से अलग होता था। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from outside world. गर्ल्स के स्कूल के बीच में एक कोर्टयार्ड आंगन होता था, वहीं पे लड़कियां खेलती थी। ऐसा गर्ल्स के सेफ्टी के लिए किया गया था। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड प्लेग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। वहीं बॉयज स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था। स्कूल के बगल में मैदान था, वहीं पे लड़के खेलते थे। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. लड़कियां गंभीर दिखती थी, उनका पर्पस था कि बस घर पहुंचना है। लड़कियां गलियों में इधर उधर नहीं जाती थी, स्कूल से निकलकर डायरेक्ट अपने घर जाती थी। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। This was unlike the boys, who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. लड़के उन गलियों में खेलते थे, साइकिल से ट्रिक्स दिखाते थे, खड़े होके बातें करते थे। ये बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लड़कियों के लिए ये स्ट्रीट्स ये गलियां बस घर पहुंचने का माध्यम थी। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। गर्ल्स को डर रहता था कि उन्हें कोई टीज कर सकता है, परेशान कर सकता है, इसलिए वे घर से डायरेक्ट स्कूल
और स्कूल से डायरेक्ट घर जाती थी और ग्रुप में रहती थी। घर से और स्कूल से भी इंस्ट्रक्शन मिलता होगा कि स्कूल से डायरेक्ट घर आना है, इधर-उधर नहीं जाना है। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. ये दो एग्जाम्पल्स पढ़ के हम ये समझ सकते हैं, अलग अलग समाज में हम अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं। इवन एक ही समाज का हिस्सा होके, एक ही समाज में रह के लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। Often we think that there is only one way in which children grow up. हम जैसे बड़े होते हैं, हमारा जैसा एक्सपीरियंस होता है, हमें ऐसा लगता है कि हर जगह बच्चे वैसे ही बड़े होते हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. अगर हम अपने घर में अपने बड़ों से बात करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि उनका बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग था। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें, तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. समाज भी लड़के और लड़कियों में क्लियर डिस्टिंक्शन बना देता है, अंतर स्थापित कर देता है। जैसे हमने समोअन सोसाइटी में देखा, 9 साल के लड़के मछली पकड़ने जा रहे थे, वहीं लड़कियां जब 14 साल से बड़ी हुई, वे तभी जा पाई। हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. ये जो अंतर है बचपन से ही शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियों को जो खिलौने मिलते हैं, हम उसी से पता कर सकते हैं। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। Boys are usually given cars to play with and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. लड़के नॉर्मली कार से खेलते हैं और लड़कियां डॉल्स के साथ खेलती हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। Why are girls then given dolls and boys cars? फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. खिलौने एक माध्यम बन जाते हैं लड़के और लड़कियों को ये बताने का कि फ्यूचर में जब वे बड़े होंगे और पुरुष और स्त्री बनेंगे, तो उनको अलग अलग काम करना होगा, उन दोनों का भविष्य अलग अलग होगा। खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे, तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। If we think about it, this difference is created in the smallest and the most everyday things. देखिए, ये जो डिफरेंसेस हैं लड़के और लड़कियों में, ये उनके बचपन में ही छोटी छोटी चीजों में, रोजमर्रा की चीजों में डाला जाता है, जिससे लड़के और लड़कियों में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम विचार करें, तो ये अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be tough. लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनेंगी, लड़के कौन कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, लड़कों को टफ होना चाहिए। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. ये सब एक तरह से तरीके हैं जिससे ये बताया जाता है कि लड़के और लड़कियों को बड़े होके कैसे और क्या रोल्स प्ले करना है एज मेन एंड वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़कियां इंडोर गेम्स खेलती हैं या डॉल्स के साथ खेलती हैं, तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है
कि उन्हें घर में रहना है और सबकी केयर करनी है। बॉयज बाहर खेलते हैं, कार्स वगैरह से खेलते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाता है कि उन्हें बाहर जाना है काम करने। इनफैक्ट जब वे घर में अपने माता पिता को देखते हैं तो वहां से भी सीखते हैं। लड़कियां अपने माँ से सीखती हैं कि उन्हें बड़े होके सबकी केयर करनी है, घर संभालना है, और लड़के अपने पिता से सीखते हैं कि उन्हें भी बड़े होके बाहर काम करने जाना है। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द कैरियर्स वी कैन चूज। इन सब का इफेक्ट हमारे कैरियर पे और सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन पे भी पड़ता है। हम इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होकर डिसीजंस लेते हैं। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. ज्यादातर सोसाइटीज में, इनफैक्ट हमारे समाज में भी, महिलाएं जो काम करती हैं और जो रोल प्ले करती हैं उसको कम वैल्यू दिया जाता है पुरुषों के काम करने की तुलना में। मतलब बड़े होके वुमेन और मेन जो काम करते हैं उसको इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मेन एंड वुमेन का समाज में इक्वल स्टेटस नहीं होता है। महिलाओं और पुरुषों में जो अंतर है वो बहुत तरीके से सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। Let us look at how this difference exists in the work done by men and women. आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह समानता कैसे है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यूइंग हाउसवर्क, घरेलू काम का मूल्य। हरमीत्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वो वास्तव में काम था। बुक में एक स्टोरी दी हुई है, उसमें बताया गया है कि जसप्रीत हरमीत की माँ है और वो एक हाउसवाइफ है। इस वजह से हरमीत और उसकी फैमिली ऐसा समझती है कि जसप्रीत कोई काम नहीं करती क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है और घर का काम रियल वर्क नहीं होता। सिर्फ जो जॉब पे जाते हैं वही असली काम होता है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। ऐसी फीलिंग, ऐसी सोच बहुत सारी फैमिलीज में होती है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks, like looking after the family, especially children, the elderly, and sick members, lies with women. पूरे विश्व में हाउसवर्क मतलब घर के काम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की होती है, जैसे फैमिली की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्ग व्यक्ति और बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. महिलाएं जो घर संभालती हैं, घर की देखभाल करती हैं, घर के लोगों की देखभाल करती हैं, उसको काम ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उस काम को वैल्यू ही नहीं दी जाती। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। ऐसा भी मान लिया जाता है कि महिला है तो ये सब काम तो इनको आता ही होगा और महिलाएं ही तो घर संभालती हैं। ये एक स्टीरियोटाइप है जो सोसाइटी में घुल मिल गया है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं। It therefore does not have to be paid for and society devalues this work. इसी वजह से घर के काम के लिए सैलरी नहीं दी जाती और सोसाइटी इन काम को इंपॉर्टेंस नहीं देता। सोसाइटी तो दूर की बात, घर वाले ही इंपॉर्टेंस नहीं देते, जैसा कि स्टोरी में दिखाया गया है। आप बुक से इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। इसलिए उनके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में, घर पर कार्य करने वालों का जीवन।
हरमीट्स मदर वॉज नॉट दी ओनली वन हु डिड दी हाउस वर्क। केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय देयर डोमेस्टिक हेल्पर। बहुत सारा काम डोमेस्टिक हेल्पर भी करती थी। बहुत सारा काम उनके घरेलू सहायकों द्वारा किया जाता था। मेनी होम्स, पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज, एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। आजकल टाउन्स और सिटीज में बहुत सारे घर डोमेस्टिक हेल्पर्स को काम पे रखते हैं, उनको एम्प्लॉय करते हैं। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और दी एल्डरली। वे बहुत सारे काम करते हैं। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोगों की देखभाल करना। वे बहुत सारे काम करते हैं। झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। ज्यादातर डोमेस्टिक वर्कर महिलाएं होती हैं। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी इन महिलाओं के साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, या फिर इन बच्चों को भी काम पर रखा जाता है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। डोमेस्टिक वर्क को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इसलिए वेजेस भी बहुत कम है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. इनका काम बहुत टफ होता है। इनका काम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और रात 12 बजे तक चलते रहता है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. इतना काम करने के बाद भी इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. जिसे हम सिर्फ हाउसवर्क बोलते हैं, उसमें कई तरह के काम होते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। A number of these tasks require heavy physical work. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक श्रम लगता है, फिजिकल वर्क लगता है। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। कुछ रूरल और अर्बन एरियाज में पाइप वाटर सप्लाई नहीं आता है, तो महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता है पानी लाने। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। इन रूरल एरियाज, women and girls carry heavy head loads of firewood. रूरल एरियाज में महिलाएं लकड़ी लेके आती हैं और ये लकड़ी के गट्ठर बहुत भारी होते हैं, जिन्हें इनको ढोना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी सिर पर ढोने पड़ते हैं। Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads require bending, lifting, and carrying. कपड़े धोना, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, सामान उठाना, इन सब कामों में झुकना पड़ता है, उठाना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो फिजिकली ये सब काम बहुत थकाने वाले होते हैं। इन सब काम में बहुत मेहनत लगता है। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। Many chores, like cooking, involve standing for long hours in front of hot stoves. खाना बनाने में गर्म स्टोव के सामने खड़े होना भी थकाने वाला काम है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। The work women do is strenuous and physically demanding. Words that we normally associate with men. महिलाएं जो काम करती हैं वो बहुत ज्यादा थकाने वाला होता है और शारीरिक श्रम वाला काम होता है, जबकि हमारा ऐसा परसेप्शन है कि फिजिकल वर्क और थकाने वाले काम
सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. हाउसवर्क और केयर गिविंग के कामों का दूसरा पहलू यह है कि ये काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इन कामों को हम इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वो है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. महिलाएं जो घर के बाहर और घर में जो काम करती हैं, उसे हम अगर जोड़े तो हमें पता चलेगा कि वे पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। महिलाओं के पास आराम का वक्त भी कम होता है, इसीलिए कहते हैं महिलाओं के पास डबल बर्डन है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, महिलाओं का काम और समानता। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउसहोल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। हमने देखा कि घर संभालने के काम को, लोगों को देखभाल के काम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है और ये एक व्यक्ति या एक फैमिली की बात नहीं है। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये पुरुष और महिलाओं के बीच जो इनइक्वलिटी है उसके बारे में है। पुरुष जो बाहर काम करने जाते हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, महिलाओं द्वारा घर संभालने के काम को इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इट therefore has to be dealt with through actions, not just at the level of the individual or the family, but also by the government. इसको ठीक करने के लिए एक्शंस लेने की जरूरत है और एक्शन एक इंडिविजुअल या एक फैमिली तक के लेवल पे ही नहीं बल्कि सरकार तक को लेने की जरूरत है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। एज वी नाउ नो, इक्वलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इक्वलिटी हमारे संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। संविधान कहता है कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन दी सेक्सेस एग्जिस्ट, मगर रियलिटी में जेंडर के बीच इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। हमें ये समझना होगा, घर पे पुरुष महिलाएं बराबर हैं, दोनों से एक जैसे और बराबर काम करवाना चाहिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को जानती है और इन प्रॉब्लम्स के पीछे के रीजंस को समझने का प्रयास भी करती है और उचित कदम भी उठाती है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। फॉर एग्जाम्पल, it recognizes that burden of child care and housework falls on women and girls. फॉर एग्जाम्पल, सरकार जानती है कि हाउस होल्ड वर्क और बच्चों को संभालने वाले काम बहुत थकाने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। इन सारे कामों की वजह से लड़कियों के स्कूल अटेंडेंस पे भी फर्क पड़ता है। वे स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को घर संभालने, बच्चों की देखभाल करने या हाउस होल्ड वर्क करने की जिम्मेदारी बचपन से ही मिल जाती है।
रूरल एरियाज में लड़कों को स्कूल भेज दिया जाता है और लड़कियों को घर का काम करना होता है। अगर इक्वलिटी मेंटेन की जाएगी, गवर्नमेंट द्वारा प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे, तो लड़कियां स्कूल जा पाएंगी और उनकी अटेंडेंस भी इंप्रूव होगी। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन हैव। इन सारे कामों से महिलाएं बाहर काम कर पाएंगी या नहीं, अपने पसंद का कैरियर चूज कर पाएंगी या नहीं, ये सब भी डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर स्टेप्स उठाएंगी और फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा, तो महिलाएं बाहर जॉब पे भी जा पाएंगी और वे अपने पसंद का कैरियर भी चूज कर पाएंगी। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइल्ड केयर सेंटर्स, आंगनवाड़ीज सेटअप किए हैं बहुत सारे विलेजेस में। पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide कृषि फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं, वहां कृषि फैसिलिटी होनी चाहिए। कृषि फैसिलिटी से मतलब है कि अगर किसी महिला के बच्चे छोटे हैं, तो वो अपने बच्चों को साथ में ऑफिस ले जाएं और कृषि फैसिलिटी में रखें, फिर ऑफिस के दौरान 2-3 बार अपने बच्चों से जाके मिले। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप में बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। The provisions of CRISHs helps many women to take up employment outside the home. इन कृषि फैसिलिटी से ये होगा कि महिलाएं अपने बच्चों के बारे में बिना टेंशन लिए वो काम कर सकेंगी और बीच बीच में बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकेंगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स। जिन लड़कियों को बच्चों को संभालना होता था, कृषि फैसिलिटी के बाद माताएं अपने बच्चों को अपने साथ जहां वो काम करती हैं वहां लेके जाएंगी, तो ये लड़कियां स्कूल जा पाएंगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।